जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के प्री सिक्योर जुलाई 31 के सेशन में हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड इन टॉपिक्स पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। तो पहला टॉपिक जो करंट अफेयर्स बेस्ड होगा वो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। दिस अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये हमने पहले भी कवर किया है डेली करंट अफेयर्स में भी। प्रशांत सर आपको अमृत भारत स्कीम के बारे में बता चुके हैं। आसाम प्रहरी के सेशन में भी मैंने आपके साथ अमृत भारत स्कीम डिस्कस किया है और प्री सिक्योर में भी अमृत भारत स्कीम आया है। बट अगेन आज फिर से अमृत भारत स्कीम, आज यहाँ पे इसके न्यू फीचर्स देखेंगे जो हमें फिर से, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, ये टाइम टू टाइम अगर रिपीट हो रहे हैं तो इसको ना स्किप नहीं कर देना। अगर ये तो पहले मैंने पढ़ा था, आप इसको दोबारा पढ़ो क्योंकि ये ना आपके मेंस के प्रीलिम्स के आंसर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर पहले तुमने पढ़ा है तो मुझे बता दो कि आसाम में, इन आसाम which station has been revamped redesigned as per the अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर आसाम में किस रेलवे स्टेशन को रीडिजाइन किया गया है? ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। नाना पाटेकर साहब की एक बड़ी अच्छी मूवी थी प्रहार, यहां हम ड्रोन प्रहार की बात कर रहे हैं, मतलब ड्रोन से अटैक की बात कर रहे हैं। दिस इज अ रिसेंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन मिलिट्री फोर्सेस। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का। देन है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, आईपीसी। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन जो कि अभी गाजा स्ट्रिप, इजराइल और इजराइल के साथ साथ इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, गाजा स्ट्रिप में भी जिस तरह से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच ये गाजा स्ट्रिप वाला रीजन जो डिस्प्यूटेड रीजन हमेशा रहता है, वहां पे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज अराइज हो रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको लेकर कंसर्न जाहिर किया है। तो हमारे लिए मेंस से रिलेटेड भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहां से हम मेंस में भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए तो है। देन बोल्ड कुरुक्षेत्र, अगेन वी विल सी कि ये क्या है भाई, बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या, कौन सी इनिशिएटिव है, क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्या है ये बोल्ड कुरुक्षेत्र। एंड देन एड फेल्सी वैक्स। अब इस एड फेल्सी वैक्स क्या है, व्हाट इज दिस एड फेल्सी वैक्स, कोई नया क्या टेक्नोलॉजी है? थोड़ा अगर इसको ध्यान दो, जोड़ दो तो एड फेल्सी वैक्स में ना ये सब चीजें सीखो कि कॉमन सेंस लगा के प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। एड फेल्सी वैक्स में ये जो वैक्स वाला पार्ट है ना, इट इज एक्चुअली रेफरिंग टू व्हाट, वैक्सीन। वैक्सीन को रेफर कर रहा है। सो दिस एड फेल्सी वैक्स इज नथिंग बट द वैक्सीन टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एड फेल्सी वैक्स नाम की एक वैक्सीन है। हाँ जी, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए वैक्सीन भी बन रही है, तो वो हम लोग देखेंगे। और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आज के एजेंडा होगा हमारे प्री सिक्योर का। सो पहला टॉपिक हो गया अमृत भारत स्टेशन स्कीम से, और तुम मुझे बताओगे कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम का पहला आसाम में कौन से स्टेशन को रिवैम्प किया गया है। पीएम मोदी अभी रिसेंटली तमिलनाडु गए हुए थे और वहां पर भी उन्होंने अमृत भारत स्टेशन स्कीम की बात की, इसलिए न्यूज़पेपर में अगेन मेंशन था और आज हम लोग प्री सिक्योर में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आगे भी मिलेगा आपको, बार बार रिवाइज करते जाइए। पहला स्टेटमेंट है द स्कीम इज लॉन्च्ड to modernize railway station across the country with designs reflecting the local culture and heritage। कि अगर तमिलनाडु की हम बात करें, हम बिहार की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम गुजरात की बात करें, हम असम की बात करें, हम इंडिया के अलग अलग रीजन्स अक्रॉस इंडिया अलग अलग रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, तो वहां के लोकल कल्चर और हेरिटेज के अकॉर्डिंग रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करना, मतलब यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिलेगी। यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पे पैसेंजर्स जो हैं वो इजीली वहां पर थोड़े टाइम के लिए बोर्ड कर सकेंगे, वेट कर सकेंगे, बट लोकल कल्चर और हेरिटेज को भी शोकेस किया जाएगा। दैट इज द आइडिया बिहाइंड अमृत भारत स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का यही आइडिया है। द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन द एनुअल बजट 2025-26 टू मेक रेलवे स्टेशंस क्लीनर, मोर कंफर्टेबल एंड फ्यूचर रेडी। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पार्सली करेक्ट है तो ओवरऑल इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इस स्टेटमेंट को एनुअल बजट 2025-26 में नहीं लॉन्च किया गया है। ये स्कीम अराउंड 2022-23 में ही लॉन्च किया गया था। एक्चुअल डेट देखे तो 23 से फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज 22 में इसका अनाउंसमेंट हो चुका था। हाँ, सेकंड पार्ट क्लियर है कि रेलवे स्टेशन को क्लीनर बनाना, कंफर्टेबल बनाना, फ्यूचर रेडी बनाना, वो अच्छी बात है जो कि अभी मैंने तुम्हें बताया। लेकिन 22-23 में ही इसको लॉन्च किया गया था। 2022 के नवंबर दिसंबर के अराउंड इसका अनाउंसमेंट होता है और 2023 से स्टेशन का रिवैम्प स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो वन इज करेक्ट, यहां पे वन ओनली आंसर होगा। आप यहां पे देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी
किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग रिवैम्प हुआ उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और स्क्रीन के राइट साइड में यहाँ जो कर्सर है यहाँ पे आप हैबरगांव स्टेशन आसाम, बिल्कुल नगांव के पास ये हैबरगांव स्टेशन आसाम जो है ये आसाम का पहला अमृत भारत स्टेशन है। आगे भी नए स्टेशन इंक्लूड होंगे। ऊपर जो पिक्चर है वो पुरानी पिक्चर है एंड जो नई पिक्चर है ये नीचे जो है ये रिवैम्प्ड पिक्चर है कि किस तरह से रेलवे स्टेशन का नया डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगर आप हैबरगांव नौगांव के हैं तो आप रेलवे स्टेशन के पास जाकर खुद से देख सकते हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, खुद से जाकर देख लो। सो इसका लॉन्च 2023 में होता है। 2022 भी अगर आपको लिखा मिले देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट करेक्ट, उसके लेटर हाफ में, लेटर मंथ्स में। टोटल 1300 स्टेशन को अक्रॉस इंडिया ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एज पर द लोकल थीम्स, लोकल थीम को ध्यान में रखते। बाकी इंडियन थीम के हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इंडियन थीम का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है 16 अप्रैल 1853 से। 16 अप्रैल 1853 से जब स्टार्ट हो रहा है, 1853 का टाइम है मतलब रिवॉल्ट से पहले का, तो ब्रिटिश का पर्पस क्या रहा होगा। अगर हम यहाँ मार्गरेटा की बात करें कि मार्गरेटा रीजन में जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किए गए तो किस वजह से, कोल फील्ड्स को, कोल फील्ड से, कोल माइन से कोल लाने के लिए, दैट वाज वन ऑफ देयर प्राइम पर्पस। ये इनका प्राइम पर्पस होता था ब्रिटिश का। मुंबई में भी इनका प्राइम पर्पस वही था, या इंडिया में जहां पर भी रेलवे ट्रैक्स लगाए गए तो ब्रिटिश का प्राइम पर्पस होता था या तो ब्रिटिश सोल्जर्स को रिमोट एरिया तक लेकर जाना या फिर जो रॉ मटेरियल है उसको इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक लाना। दैट वाज द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड सेटिंग अप रेलवे। रेलवे को सेटअप करने के पीछे ब्रिटिश का यही मोटिव था। बाकी कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं, जैसे रेलवे के यूनिक मॉस्कट क्या है, एक जो क्यूट सा हाथी होता है जिसको हम भोलू बुलाते हैं, राइट, वो रेलवे का मैस्कट है। चेनाब रेलवे ब्रिज हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड में। कुछ रेलवे स्टेशन तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के भी पार्ट है, जैसे जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कालका शिमला रेलवे। दीज आर द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल। ठीक है, याद रखना है ये वाला पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। तो सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखो, दैट आर्मी कंडक्ट्स हाईटेक ड्रोन ड्रिल इन अरुणाचल प्रदेश। तो हमें एक चीज तो मालूम पड़ गया कि भाई ये जो एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, दिस मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड वेयर, कहां पर कंडक्ट किया जा रहा है इस मिलिट्री एक्सरसाइज को, तो अरुणाचल में, अरुणाचल में इसको कंडक्ट किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। इट इज ए हाईटेक मिलिट्री एक्सरसाइज, एक हाईटेक मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पे ड्रोन्स को यूज किया जाएगा, यूएवीज को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को यूज किया जाएगा बाय द इंडियन आर्मी टू टेस्ट द यूज ऑफ ड्रोन्स इन टैक्टिकल बैटलफील्ड सिनेरियो। अब आजकल जिस तरह से बैटल के सिचुएशन चेंज हो रहे हैं ना, देन वी नीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जहां पे ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हो और ज्यादा प्रिसीजन से स्ट्राइक भी किया जा सके। सो दैट्स व्हाई ड्रोन प्रहार अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया। द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। अगर आप ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इस सेशन को शायद आपने देखा होगा, विटनेस भी किया होगा। ऑल बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। आप यहाँ पे हमारे बहादुर सेना के नौजवानों को देख सकते हैं किस तरह से वो ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ड्रोन्स के यूज करते हुए। चलिए, ये एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार है और एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिटेल में मैंने मेंशन कर रखे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि कमांड रीच एंड सिचुएशनल अवेयरनेस को इंक्रीज करना हर सिचुएशंस में, इसको हर बैटलफील्ड में। मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश एक अच्छे खासे एल्टीट्यूड वाले रीजन पर पड़ता है, तो हाई एल्टीट्यूड रीजन में भी अगर हम ड्रोन्स की कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं, चाहे वो सर्वेलेंस के लिए हो, चाहे वो अटैक के लिए हो, चाहे वो इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए हो, तो हम डिफरेंट डिफरेंट बैटलफील्ड में अपने आप को वॉर रेडी रख सकते हैं फ्यूचर को देखते हुए। क्योंकि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम। अब बीसीसीआई भले क्रिकेट खेलने को रेडी हो जाए, बट सरहद पे जब खून बहता है ना, तो अगर सरहद, अब सिंधु घाटी में पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर जब खून साथ में नहीं बह सकता तो फिर क्रिकेट का गेम भी साथ में नहीं हो सकता। पर क्या करेंगे, ये कुछ लोग नहीं समझते हैं जिनको सिर्फ मनी से मतलब है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन पर। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, हम यहाँ पर डब्ल्यूएचओ का ही एक क्लिपिंग लेते हैं। डब्ल्यूएचओ, अब ये जो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन है, डब्ल्यूएचओ नहीं इशू कर रहा है, डब्ल्यूएचओ एक्चुअली इसका एक मेंबर है, डब्ल्यूएचओ इसको यूज करता है। ये आईपीसी एक अलग इंस्टीट्यूशन है, हम इसके बारे में देखेंगे, जो गाजा स्ट्रिप के बारे में फूड सिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन अलर्ट इशू कर रहा है कि गाजा स्ट्रिप में जिस तरह से इजराइल पैलेस्टाइन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए, सो दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ गाजा, द चिल्ड्रन ऑफ गाजा, द वीमेन, दे मे फेस माल न्यूट्रिशन, द फूड स्कैर्सिटी।
अब हम आते हैं इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन के ऊपर। आपने इसको मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो, अपने जीएस पेपर 3 में आप आंसर्स लिखने के लिए यूज कर सकते हो, इवन आईआर के आंसर्स में भी आप इंक्लूड कर सकते हो एग्जांपल्स। It was established during 2004 Integrated Food Security Phase Classification during the Somalia food crisis and is now coordinated by UN, United Nations Food and Agricultural Organization, मतलब FAO। FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है बताना जरा मुझे ढूंढकर, तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा एक। 2004 में सोमालिया फूड क्राइसिस के टाइम में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और अब इसका कोऑर्डिनेशन यूनाइटेड नेशंस FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये देखता है। बाकी WHO जैसे कई इंस्टीट्यूशंस इसके डाटा को यूज करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, आईपीसी फेज 5 टर्म्ड कैटास्ट्रोफिक फेमाइन requires that at least 30% of the children under 5 suffer from acute malnutrition। yes, आईपीसी के हम डिफरेंट फेजेस देखेंगे कि किस तरह से आईपीसी अलग अलग फेजेस में क्लासिफाई करता है फेमाइन लाइक कंडीशंस को। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, फेमाइन डिक्लेरेशन अंडर आईपीसी कैन ओनली बी मेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। It can not only be made by the national government, the famine declaration can be made by the national governments as well as international organizations। international organizations भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि उस रीजन में फेमाइन जैसे सिचुएशंस या फूड स्कार्सिटी के सिचुएशंस है, तभी तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ेगा। ओके, सो 1 and 2 आर द करेक्ट, 3 इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये सारी चीज याद रखना, कैसे करेक्ट हो रहा है कैसे रॉन्ग हो रहा है। ये आपका रहा इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो गाजा स्ट्रिप के बारे में बोल रहा है कि भाई वहां पे फूड इनसिक्योरिटी अराइज हो सकती है, फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई यूएन एजेंसीज को, डिफरेंट एनजीओस को, डोनर्स को और जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड मेक अवेयरनेस। कुछ रिकमेंडेड एक्शंस भी बताए गए हैं कि जो भी हॉस्टिलिटीज है उनमें जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं ऑब्वियसली दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। जो भी उनको नेसेसरी जो कुछ भी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट मिलना चाहिए वो दिया जाना चाहिए, बट हॉस्टिलिटीज कम करें, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस बढ़ाया जाए, सिविलियंस की जान बचाई जाए, एड वर्कर्स सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, लाइफ सेविंग एंड मल्टी सेक्टरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, रिस्टोर द फ्लो ऑफ कमर्शियल गुड्स एंड लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटीज, कि चाहे वो रोड नेटवर्क हो चाहे वो एयर नेटवर्क हो, इन नेटवर्क के थ्रू वहां पे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क की जो सप्लाई है उस सप्लाई को इंक्रीज किया जाए। ये सब मेंस में आंसर में आप यूज कर सकते हो, है ना, मेंस में पॉइंटर्स लिखने के लिए। बाकी जो फेज की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आईपीसी डिफरेंट फेज का क्लासिफिकेशन करता है, तो आप यहाँ फेज देख सकते हो। पहला फेज होता है मिनिमल फेज और उस तरह से फेज 5 तक हम पहुंचते हैं जहां कैटास्ट्रोफिक फेमिन वाले सिचुएशंस अराइज होते हैं। एंड एज पर डिफरेंट फेजेस डिफरेंट मेथोडोलॉजी सजेस्ट की जाती है टू डील विथ द फेमाइन, फेमाइन से डील करने के लिए। ठीक है, फेमाइन क्या है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो आईपीसी हमारा बोलता है कि देखो फेमाइन अकाल पड़ना, अकाल पहले भी अकाल पड़ता था, चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के लास्ट ईयर्स में अकाल पड़ता है तो जैन मंक्स साउथ इंडिया की तरफ चले जाते हैं और जैन मंक्स के बीच डिवीजन होता है जिसको हम श्वेतांबर दिगंबर के बीच में फिर बुलाते हैं। पढ़ा है ना एंशिएंट हिस्ट्री में, आगे पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे फेमाइन कैसे डिक्लेयर किया जाता है एज पर 5, जो कि मोस्ट एक्सट्रीम नेचर का है, कि एटलीस्ट 20% ऑफ हाउस होल्ड दे फेस एक्सट्रीम फूड गैप्स, कि कम से कम 20% जो लोग रहने वाले हैं उनको एक्सट्रीम फूड गैप हो। 30% of the children under 5 years they face acute malnutrition and death rate 2 adults or 4 children per 10,000 people per day। 10,000 लोगों के बीच पर डे 2 से 4 2 एडल्ट मारे जा रहे हैं या 4 बच्चे मारे जा रहे हैं, इसको एक्सट्रीम फेमाइन वाला केस बोला जाएगा। ठीक है, एंड देन डिक्लेरेशन किया जाएगा, चाहे यूएन एजेंसी कर दे, नेशनल गवर्नमेंट कर दे या कोई ऑथराइज्ड ग्लोबल बॉडी जैसे WHO भी कर सकती है। ऐसे कई डिक्लेरेशन पास्ट में हुए हैं, सोमालिया 2011, साउथ सुडान, डरफर रीजन, कल मैंने मैप पर तुम्हें डरफर रीजन दिखाया था, तो यहां पर भी ऐसे डिक्लेरेशन हुए हैं फूड इनसिक्योरिटी फेमाइन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ड कुरुक्षेत्र। नाउ बोल्ड कुरुक्षेत्र इज अनदर मिलिट्री एक्सरसाइज, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आप यहां पे आकाशवाणी की इस क्लिपिंग को देखो, इंडिया एंड सिंगापुर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की लड़ाई हमने यहां महाभारत की लड़ाई देखी थी, जहां पर महाभारत की लड़ाई में एक ही घर के एक ही कुल के 2 साइड्स आपस में लड़ते हैं, रक्तपात होता है, फिर उसके बाद असत्य पे सत्य की विजय होती है। अब ये बोल्ड कुरुक्षेत्र इस बार जोधपुर में कंडक्ट किया गया है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ये 14th एडिशन है गाइस, इन सब पे ध्यान दो, मतलब ऐसे 13 और एक्सरसाइज हो चुके हैं इंडिया सिंगापुर के बीच में जिसको हम बोल्ड कुरुक्षेत्र बुलाते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, इंडिया के साथ साथ कौन सा नेशन, सिंगापुर। तुम्हारे लिए एक टास्क है कि इंडिया जापान के साथ कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है,
रसिया के साथ कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, और नॉट सो प्यारा यूएसए के साथ कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। ये तुम मुझे बताओगे दैट विच काइंड ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर बीइंग डन बाय दीज नेशंस। इंडिया इन नेशंस के साथ कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। आप यहाँ बोर्ड कुरुक्षेत्र देख सकते हो, इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स और सिंगापुर के ऑफिसर्स एक साथ बैठकर इस फोटो सेशन के पार्ट है, बाकी एक्सरसाइज किया गया, कंडक्ट किया गया। सो बोर्ड कुरुक्षेत्र इसका लॉन्च हुआ 2005 में। 2005 में बोर्ड कुरुक्षेत्र को लॉन्च किया जाता है आफ्टर 2003 इंडिया सिंगापुर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बाद से, और तब से ये रेगुलर चल रहा है। इसका 14th सेशन जो हमने देखा, 14th सेशन 14th एडिशन इस बार 2025 में किया गया। यूजुअली बोर्ड कुरुक्षेत्र जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एनुअली या बाई एनुअली कंडक्ट किया जाता है। बबीना एंड जोधपुर रेंज ऑफ इंडियन मिलिट्री यहाँ पे यूजुअली एनुअली और बाई एनुअली कंडक्ट किया जाता है एज पर द यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। मिलिट्री एक्सरसाइजेस का देखो पर्पस ये नहीं होता है कि हम लड़ाई के लिए तत्पर रहें, लड़ाई के लिए रेडी रहें, कि अगर लड़ाई जैसे सिचुएशंस हुए तो हम डिफरेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम्स को लेकर रेडी रहें, हमारे मिलिट्री की वॉर प्रिपेयर्डनेस बनी रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड फेल्सी वैक्स। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मलेरिया से लड़ने के लिए वैक्सीन का भी डेवलपमेंट हुआ है, एंड आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये जो नया वैक्सीन है, अभी इस पे काफी वर्क होना बाकी है बट अनाउंसमेंट हो चुका है। ये एक नई उम्मीद की किरण जगाता है, एक नया होप देता है अगेंस्ट मलेरिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का क्या नाम है इस वैक्सीन का? इस वैक्सीन का नाम है एडफेल्सीवैक्स। सो पहला स्टेटमेंट क्या, मलेरिया डिजीज के बारे में, दैट इट इज अ पैरासिटिक इंफेक्शन ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, करेक्ट, typically causing symptoms such as fever, chills, night sweats, nausea, vomiting, diarrhea, even extreme case में क्या हो सकता है, डेथ, करेक्ट। पैरासाइट बॉर्न डिजीज है जो मॉस्किटो से ट्रांसफर होता है। सेकंड, एडफेल्सीवैक्स यूज 2 टाइप्स ऑफ टारगेट प्रोटीन्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये हम देखेंगे, अभी डिटेल्स देखेंगे कि 2 टाइप के टारगेट प्रोटीन्स को ये टारगेट करता है जिससे इंफेक्शन कम से कम फैले और जल्दी से जल्दी पेशेंट को लाभ हो। दैट्स व्हाई इतनी ज्यादा ये न्यूज में है। सेकंड इज आल्सो करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड टू कॉम्बैट मलेरिया। नहीं, दिस इज नॉट द फर्स्ट वैक्सीन। इसके पहले भी कुछ वैक्सीन हैं जो यूज में है बट वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, 50, 60, 70% तक इफेक्टिव हो पाते हैं, वो भी इफेक्टिव रेट कभी कभी और उससे कम हो जाता है। सो पहले भी ऐसे वैक्सीन हैं, यूज में कम आते हैं बाय द वे, बट पहले हैं। सो 1 and 2 आर करेक्ट। यहां इनकरेक्ट पूछ रहा था तो आंसर क्या होगा 3, 1 and 2 नहीं चूज करके आ जाना, 3, 1 and 2 आर करेक्ट बट इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आंसर वुड बी बी, 3 ओनली। ठीक है, अब हम एडफेल्सीवैक्स की बात करें तो यहां देखो एडफेल्सीवैक्स, इसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी इसको मार्केट में पब्लिक यूज के लिए आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम देखते हैं कौन सी कंपनी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किस कंपनी को लाइसेंस देती है। ये कैसे टारगेट करता है, तो दिस एक्चुअली टारगेट 2 पार्ट्स ऑफ प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। ये एक पैथोजन है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपोरम। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा, नाम रिवीजन के टाइम में देख लीजिएगा, रेगुलर रिवाइज किया करो, है ना, दैट इज द की। बार बार आप जो कंफ्यूज होते हैं करंट अफेयर्स को लेकर, रेगुलर रिवाइज कीजिए, दैट इज द की। सो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए किस पार्ट पे ये अटैक करता है, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम पे। हालांकि इंडिया में जो कॉमन सोर्स है मलेरिया का, राइट, इंडिया में मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के विवैक्स काइंड को लेकर, विवैक्स टाइप को लेकर। एडफेल्सीवैक्स इसको लेकर थोड़ा इनइफेक्टिव है। तो अपना एडफेल्सीवैक्स का काम क्या होगा कि एडफेल्सीवैक्स आगे जाकर विवैक्स को टारगेट कर पाएगा कि नहीं, विवैक्स को टारगेट कर पाएगा कि नहीं, ये चीज देखने की बात है, राइट। अभी के लिए थोड़ा लेस इफेक्टिव है, थोड़ा इनइफेक्टिव है अभी के लिए, आगे इसमें देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। बट फिर भी इसको लेकर न्यूज में बात क्यों हो रही है, क्योंकि मलेरिया जो कि एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जो कि अफ्रीका, नाइजीरिया, कॉन्गो, जो अफ्रीकन नेशंस है, ये सारे नेशंस यहाँ पे काफी एंडेमिक है, काफी डेथ होते हैं। हालांकि इंडिया में मलेरिया से रिलेटेड डेथ आजकल काफी कम हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली लोगों की डेथ होती होगी, बट एज पर द डब्ल्यूएचओ ना वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट भी इशू करता है। क्या इशू करता है? वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। तो डब्ल्यूएचओ के वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी इंडिया में डेथ्स ड्यू टू मलेरिया हैज बीन रिड्यूस्ड। वर्ल्ड मलेरिया डे करके कुछ मनाते हैं क्या? तुम आज सर्च करना और मुझे बताना, इज देयर एनी वर्ल्ड मलेरिया डे? क्या कोई वर्ल्ड मलेरिया डे है? ये तुम मुझे सर्च करके बताओ। चलो, तो वर्किंग ऑफ एडफेल्सीवैक्स की हम जहां तक बात कर रहे हैं, वर्क कैसे करता है, थोड़ा इसके पीछे का साइंस समझ लो। ये 2 पार्ट होता है पैथोजेन का, वही प्लाज्मोडियम उसको अटैक करता है। किस तरह से 2 पार्ट को अटैक करता है? तो पहले ये क्या करता है, इट यूजेज द सर्कमपोजाइट प्रोटीन CSP, जिससे कि इंफेक्शन
इंसान के अंदर और फैलने नहीं देता है। दूसरा पार्ट ये क्या करता है, ये प्रो 6C प्रोटीन भी यूज करता है, जिससे डिजीज जो है, जो पैथोजन कॉजिंग डिजीज है जो आपकी बॉडी में है, उसका लाइफ साइकिल डिसरप्ट कर देता है, कम हो जाता है। सो ओवरऑल क्या होगा, एक जो पेशेंट होगा, इस पेशेंट के अंदर ना तो इन्फेक्शन स्प्रीड होगा, इन्फेक्शन जो है वो और स्प्रीड नहीं होगा, और जो पैथोजेंस प्रेजेंट है वो पैथोजेंस का डेथ होना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई जल्दी से मरीज ट्रीट हो सकता है। दैट इज एक्चुअली द एडवांटेज ऑफ एडफेल्सिवैक्स। ये एडफेल्सिवैक्स का एग्जांपल है। पहले से जो वैक्सीन थे वो RTS-X एंड R21 नाम के वैक्सीन थे पहले से, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं है। जो मैंने तुम्हें बताया कि पहले भी वैक्सीन थे बट लेस इफेक्टिव। एडफेल्सिवैक्स जो है वो ज्यादा लास्ट करेगा और जल्दी से जल्दी पैथोजेंस को, ये देख रहे हैं हम, किल करने का और इनइफेक्टिव बनाने का काम करेगा। एंड एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये देखो, इस पर ध्यान दो कि काफी लंबे टाइम तक, 9 मंथ तक रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जा सकता है। मतलब वो जो कोल्ड चेन चाहिए होता है हमें, कोल्ड चेन की, हम कोल्ड चेन बनाकर ही वैक्सीन को सप्लाई कर सकेंगे, वैसी दिक्कत नहीं होगी। 9 मंथ तक ये रूम टेम्परेचर तक रह सकता है एज पर द रिसर्च। तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। इतना हम एडफेल्सिवैक्स के बारे में याद रखेंगे। अब कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल मैंने तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बड़ा यूनिक स्पीसीज ऑफ बर्ड है, जो कि कौन से स्टेट का स्टेट बर्ड है, बताइए जरा। इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ, और जो लोग सिंसियरली आंसर कर रहे हैं बहुत सही है। अगेन मैं रिपीट करता हूं सबसे कि भाई वो सिंसियरली आंसर करो, कमेंट सेक्शन में इतने काम चोरी नहीं दिखाओ, तुम्हारे लिए आंसर करने के लिए ना। स्टेट बर्ड किसका है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, हरियाणा का नहीं। यहां पे जो मैंने लिखा था इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा, नहीं भैया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था ना, तो 3 तो इनकरेक्ट हो चुका है। हरियाणा का स्टेट बर्ड तीतर नाम का एक एलिमेंट है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आप देखिएगा, अदरवाइज इसको तीतर बोलते हैं, काला तीतर, ब्लैक TITAR। इंग्लिश में इसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, सर्च कर सकते हो, स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, 3 से 2 की तरफ चलते हैं। द IUCN कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज कैटेगराइज्ड GIB एज वल्नरेबल। एक्चुअली नॉट वल्नरेबल, इट इज कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब काफी ज्यादा इंडेंजर्ड। तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। इट इज लार्ज बर्ड फाउंड ओनली इन इंडिया। यस, दिस बर्ड इज नाउ फाउंड ओनली इन इंडिया। ये सिर्फ अब कहां मिलता है, इंडिया में। सो रॉन्ग स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो गए, 2 और 3 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक टेम्पल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि पहले टेम्पल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पहले ये जो स्ट्रक्चर था ये एक हिंदू टेम्पल का पार्ट था। यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, प्रसाद चामुएन थोम, ये पहले एक ओरिजिनल हिंदू टेम्पल जो देवादिदेव महादेव को डेडिकेटेड था, फिर बाद में इसे बुद्धिस्ट वर्शिप के प्लेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। सो आई सेड कि टेम्पल लाइक या टेम्पल काइंड स्ट्रक्चर है। ये किन दोनों देशों के बीच कॉन्टेसिस इशू बना हुआ है, तो आप यहां देख सकते हो, थाईलैंड एंड कंबोडिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, थाईलैंड एंड कंबोडिया। इनके बॉर्डर वाले रीजन में ये कॉलोनियल इशू है, ब्रिटिश की वजह से ये बॉर्डर इशू कई लोगों के बीच रहा, इंडिया नेपाल के बीच में, इंडिया चाइना, इंडिया भूटान के बीच में भी राइज हुआ। ब्रिटिश तो जाते जाते पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आग लगा के गए ही ना, रेड क्लिफ लाइन से। सो ये जो प्रसाद तामुएन थोम की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर पढ़ रहा है, ये प्रसाद तामुएन थोम। उसके साथ एक और है, प्रसाद प्रिया विहार। ये एक्चुअली में बुद्धिस्ट साइट है, कुछ लोग इसको टेम्पल भी बुलाते हैं, प्रसाद प्रिया विहार। और प्रसाद प्रिया विहार यूनेस्को का पार्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। कौन सा वाला, प्रसाद प्रिया विहार, प्रसाद तामुएन थोम नहीं है, प्रसाद प्रिया विहार है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ठीक है। कंबोडिया और बैंकॉक के बॉर्डर पर इस तरह से पड़ता है। इसको लेकर लड़ाई चल रही है, हालांकि अब सीज फायर हो चुका है भाई। ये आपके आज के फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला है स्टेटमेंट मणिग्रामम और दूसरा है अय्यावोल। They hold significant importance in the historical context of South India, being closely associated with, कि ये जो टर्म है मणिग्रामम, ये पहले भी मैंने PYQ एनालिसिस में भी करवाया है। आज भी तुम सर्च करोगे कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा मेहनत करोगे, होमवर्क करोगे। और दूसरा है अय्यावोल। ये दोनों चीज किससे रिलेटेड है, टेम्पल से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, मर्चेंट गिल्ड से रिलेटेड या संगम टेक्स्ट से रिलेटेड, ये ढूंढ के आप मुझे आंसर करके बताओगे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है करेवा फॉर्मेशन से रिलेटेड, थोड़ा ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिस आपका होता जाएगा। करेवा, ओके। सो करेवा फॉर्मेशन, इसको लेकर पढ़ाई करनी है, और फिर हम लोग नेक्स्ट प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन में अगस्त 1 को मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।